हमारे चैनल में उपस्थित हैं समाज सेवी और एक पॉलिटिकल पार्टी की नेत्री श्रीमती विनीता मिश्रा जी। स्वागत है आपका। थैंक यू। आप पहले एनजीओ चलाती थी, समाज सेवा का कार्य करती थी जी। तो ये समाज सेवा से अचानक पॉलिटिक्स में कैसे आ गई? जी, मैं मतलब राजनीति मेरा पसंदीदा ये रहा है क्योंकि बचपन से लोगों को देखा अपने फैमिली में, लेकिन वो लोग सही में राजनीति करते थे समाज सेवा के लिए। तो मेरे अंदर भी ये जज्बा था, जो विपरीत परिस्थितियों में लोगों को लड़ते देखा और समाज के जो सबसे निचले तबके हैं उनकी सेवा का, तो वो एक अंदर था। लेकिन जब मेरे सामाजिक कार्यों से प्रभावित होके भाजपा ने मुझे बुलाया तो मुझे अच्छा लगा कि शायद वहाँ जाके मैं कुछ मतलब ज़्यादा बेहतर तरीके से समाज का सेवा कर पाऊँगी और शायद शक्ति मिलेगी तो और बेहतर काम कर पाऊँगी। जिस समय आप भाजपा ज्वाइन की थी उस समय शायद वाजपेयी जी का दौर था। बिल्कुल, उससे भी पहले का था। मतलब वाजपेयी जी का हाँ, दौर चल रहा था उस समय। आडवाणी वाजपेयी हाँ, शीर्ष पे वो लोग थे उस समय, भाजपा थी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्या आप को 14 का कैंपेनिंग देखिए, हाँ, 14 के पहले ही कैंपेनिंग देखिए। 14 के पहले कैंपेनिंग होती थी अब की बार भाजपा सरकार जी, और 14 से क्या होने लगा, अब की बार मोदी सरकार। बिल्कुल। तो भाजपा, क्या आपको नहीं लगता कि पूर्ववर्ती जो भाजपा थी वो आज न चाल में न चरित्र में भाजपा रही? ये है ना कि पहले था संगठन वाला लगता था और सबके लिए संभाव, मतलब इस तरह की राजनीति चलती थी और हम लोग उसमें भी सहज रहते थे और बहुत अच्छा लगता था। जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से हम लोग प्रभावित थे। ऐसे ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने सर्वस्व त्याग दिया अपना पार्टी को बनाने में और उस विचारधारा को बनाने में, तो हम लोग उन लोग से प्रभावित होकर पार्टी में गए। लेकिन पार्टी में अब ना वो दौर है ना अटल जी वाली सोच है। पता नहीं क्यों अब लगता है जैसे एक इवेंट कंपनी उसको संचालित कर रही हो, कुछ इस तरह का हुआ। मतलब अब राजनीति से ज़्यादा प्रोपेगेंडा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और राजनीति जो समाज सेवा के लिए हुआ करता था किसी जमाने में, बिल्कुल बिल्कुल, आज 100% वो व्यवसायीकरण हो गया उसका। 100%। आपको टिकट चाहिए तो भी पैसे लगेंगे। बिल्कुल चुनाव बिल्कुल लड़ने हैं तो पैसे लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपको एमएलसी बनना है, आपको राज्यसभा जाना है तो भी पैसे लगेंगे। पहले योग्य लोगों को चुना जाता था और संगठन के लोगों को चुना जाता था। आप इधर के दिनों में देखेंगे अन्य दलों से आए लोग और आप देखेंगे तुरंत में उनकी घोषणा होती है। हम लोगों को आश्चर्य लगता था कि अरे ये मतलब किस इससे गए, तो पता चला किसी ने वो अच्छा इतना लेन देन हुआ है। तो कुछ इस तरह से पार्टी चल रही है अभी हमारी। तो ये अटपटा नहीं लगता है कि जो सैद्धांतिक चरित्र की बात होती थी, शुचिता की बात होती थी, सेवा की बात होती थी, जो पंच प्राण थे वो आज कहीं नहीं रहे? पंच निष्ठा की बात तो हम लोग भूल ही गए हैं। अब केवल अपने लिए निष्ठा चाहिए और अपने इर्द गिर्द जो हमारे 4-5 चमचे हों वो हमेशा साथ बने रहें, उनका भला हो, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से। बस सशक्त होना, खुद को सशक्त करना, ये प्राथमिकता है। ये आज जो चुनाव का खर्च देखिए, चाहे वो आप वार्ड का चुनाव लड़िए, एमपी का चुनाव लड़िए, एमएलए का चुनाव लड़िए, जब चुनाव में करोड़ों करोड़ का खर्च आता है तो ये खर्च किसका होगा? जनता पे बर्डन पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। और वही जनता जब 500 रुपये के लालच में या 5 किलो अनाज के लालच में अगर वोट देती है तो फिर वही दुख होता है कि समझाने के बावजूद जब उनको नहीं समझ में आ रहा है कि फ़ायदा किनको हो रहा है, उन्हें लगता है कि बस इतना ही हमारा, शायद उससे ज़्यादा के हकदार वो जनता है, लेकिन चंद मतलब कहिए फ़ायदे के लिए कहीं ना कहीं वो अपना वोट को दाव पे लगाते हैं। तो इन सब चीज़ों को देख कर नहीं लगता कि जो सोशल एक्टिविस्ट है, जो शुरू से समाज सेवा का काम किया है, उसके लिए आज का राजनीति नहीं बचा है? नहीं, बहुत कठिन है उनके लिए, तो बहुत कठिन है।
क्योंकि अगर आप समाज सेवा कर रहे हैं तो आप समाज के लिए कुछ देने का प्रयास कर रहे हैं। आज जो नए समाज सेवी हैं, आप देखेंगे कहीं बाहर से बहुत पैसा कमा के आएंगे और आप होर्डिंग बैनर पे भी देखेंगे वो समाज सेवी ही लिखते हैं, और उनका मुख्य उद्देश्य रहता है राजनीति में पैसा छींटना और उसके बल पे अपनी राजनीति चमकाना, पैसा कमाना। हाँ बिल्कुल। तो अब तो हम लोगों को लगता है समाज सेवी कहने में भी अब शर्म आती है कि नहीं, अब ये शब्द भी चुभने लगा है। तो ये अभी हाल में आपने खासकर 14 के बाद की स्थितियाँ जो बनी, एनजीओ सेक्टर बिहार के तो बिल्कुल बुरी तरह बर्बाद हो गए जी। एनजीओ बर्बाद हो गया, और जितने भी फंडिंग जो जाते थे पहले एनजीओ को जो मिलते थे वो सब आज कॉर्पोरेट सेक्टर को जाने लगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कॉर्पोरेट वाले उस दर्द को समझते हैं जो एनजीओ ग्राउंड लेवल पे काम करती थी? नहीं नहीं, लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं देखिए एनजीओ में भी बहुत गड़बड़ियाँ आई थी। जैसे बहुत से नेताओं ने भी एनजीओ बना लिया था और उनका उद्देश्य क्या था वो आप समझते हैं। तो होता है ना कि अगर आप जो काम कर रहे हैं आपका मूल मंशा क्या है वो जब दिखने लगा ना, तो कहीं ना कहीं एनजीओ पे दाग लगना शुरू हो गया। तो मकसद हो गया था वो अच्छे एनजीओ बनाना और राजनीति करना, पैसा कमाना। तो वो आप भी समझते हैं, देखे हैं, आप भी सामाजिक जीवन को अच्छी तरह जानते हैं। तो मकसद जब आप समझ लीजिए क्या है तो फिर कहने का कुछ रहता नहीं है। और कॉरपोरेट सेक्टर को अपनी कमाई से मतलब, वो प्रोफेशनल होते हैं बिल्कुल, तो शायद उनको इससे मतलब बहस नहीं रहता। और आप देखिए वो अपने फ़ायदे के लिए किनको चंदा दे रहे हैं और कैसा नैरेटिव सेट कर रहे हैं, ये तो किसी से छिपा हुआ नहीं। ये तो आज तो ये मीडिया का भी तो कमोबेश वही स्थिति वही है, सारे तो कॉरपोरेट के हाथों में मीडिया है। सभी लोग आपकी सच्चाई नहीं बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, खुल के बोल ही नहीं सकते हैं, खुल के बोल ही नहीं सकते हैं। और जनता अगर आके पीएमसीएच के दरवाजे पे उसको भर्ती नहीं किया गया, वो मर गया, उसके लिए कोई बोलने वाला नहीं। तो हम लोग सामाजिक जीवन में रहें, उस दर्द को महसूस करते हैं, तो बहुत पीड़ा होती है। लेकिन देख लिए राजनीति भी हमारे बस की नहीं, और मतलब नैतिकता और सिद्धांत लगता है बेवकूफ़ लोगों के लिए है। तो इसमें क्या जनता दोषी नहीं है? जनता जानती है कि ये आदमी भ्रष्ट है, इसने कोई काम नहीं किया, फिर भी वोट उसी को दिया जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ा नैरेटिव भी लोग सेट करते हैं, जनता को डराया जाता है, अरे वो आएगा तो वो लूटेगा। अभी सबसे बड़ा मुद्दा हिंदू मुसलमान। हाँ, आप कहते हैं कि नहीं सब सनातनी एक हो, हिंदू एक हो, और फिर आप ही जाति में बांट रहे हैं। लेकिन ये बेवकूफ़ जनता नहीं समझती है, और हमारे जो समाज में बैठे लोग हैं वो भी नहीं समझ रहे हैं कि नेता लोग हमें किस तरह बेवकूफ़ बना रहे हैं, नहीं समझ में आता है। एक चीज़ आपने जो कहा अभी हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको एक चीज़ अजूबा नहीं लगता है कि 14 के बाद से जितना नुकसान हिंदुओं का इस दल ने किया है उतना शायद कांग्रेस ने नहीं किया था? हाँ, मुझे तो लगता है हमें तो अपने जातियों में जम के बांट दिया और वो तो संगठित हो गए, तो हमारा तो नुकसान हो गया ना। मुसलमान कहाँ है ये शिया और सुन्नी वाले मसले में पड़े हैं, वो तो बोलते हैं हम मुसलमान हैं और हम हिंदू क्या हैं, तो हम ये हैं कायस्थ हैं। हाँ हाँ, तो ये तो स्थिति है हमारी, तो हम तो कमज़ोर हो गए और ये हम नहीं समझ रहे हैं। अंत में हम ही काटे जाएंगे, कोई नहीं कटेगा, ये हम कटेंगे। सावरकर जी ने कहा था कि हिंदू सिर्फ हिंदू होता है, कोई जाति में नहीं होता। बिल्कुल। और ऐसे भी भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा था, चतुर्वर्ण्याम मया सृष्टम गुण कर्मो विभागश। तो जब गुण कर्मों के आधार पे 4 वर्ण बने हुए थे, तो ये 44,444 जातियों में विभक्त करने का मनसा क्या राष्ट्रद्रोह नहीं है? है, बिल्कुल है, और बिल्कुल है। और लेकिन ये जनता जिस दिन समझ ले, शायद हमारी पीढ़ी तो नहीं समझा पाई, आगे की पीढ़ी इस पीड़ा को झेलेगी और शायद कहीं समझ जाए। हम लोग तक तो थक गए, हम लोगों ने बहुत समझाने का कोशिश की, और एक तरह से कभी बचपन से लेकर आज तक हमने कभी जाति नहीं समझा था, जाति की राजनीति नहीं की। हाँ, जब राजनीति में गई तब मुझे पता चला कि ओ यहाँ तो सिर्फ जाति ही है, और आप देखेंगे हर पद के आगे उसकी जाति लिखी होती है, उस तरह आपका निर्धारण होता है। मतलब ऐसी जाति होगी कि जाति नहीं है।
वही है। तो इसमें जो जातियों के आधार पे लोग चुनाव में जाते हैं, तो क्या उन्हें इसकी फीलिंग नहीं होती कि जब वो बीमार पड़े तो भी उनको वही काम करना चाहिए? होना तो चाहिए, होना तो वही चाहिए ना। हम तो बोलते हैं कि भाई डॉक्टर भी अपनी जाति का, शिक्षक बिल्कुल, हाँ, शिक्षक भी अपनी जाति का खोजो, बिल्कुल। हाँ, हर चीज में जब आप जाति खोजते हो ना, कुछ दिनों में शायद ये स्थिति हो जाएगी कि हर राज्य में को कहा जाएगा कि उसको टुकड़ों में बांट लो, इस जाति की का ये राज्य होगा। महापुरुषों की जाति मुझे नहीं पता थी, कौन महापुरुष की क्या जाति है, लेकिन ये पार्टी ने सिखा दिया कि कौन महापुरुष किस जाति के। ये कुछ वर्ष पूर्व से एक प्रचलन शुरू हुआ, अशोक को कुछ लोगों ने कहा कि ये इस जाति के हैं, उस जाति के हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य जी एक क्षत्रिय राजा था। हाँ, अभी तो मैं यही जानती हूँ कि सम्राट अशोक। तो जब क्षत्रिय राजा का पोता कुशवाहा कैसे हो गया? हाँ वही है, लेकिन मैं तो जानती हूँ कि कुशवाहा है। नहीं तो इतिहास तो उन्हें, और जो लोगों ने सोचा था 14 में भाजपा को लाने के पहले कि शायद हमारे पुराने जो कांग्रेस ने जो गड़बड़ियाँ की उसको सुधार कर कुछ अच्छी चीज़ों को ये सामने लाएगा, लेकिन नतीजा क्या मिला? आप देखेंगे नेताओं में जो भ्रष्टाचार है, आप देखेंगे ब्यूरोक्रेट्स में जो भ्रष्टाचार है। आप एक सामान्य आदमी अपना किसी ऑफिस में आप जाके आप एक काम अगर इजी वे में करा के दिखा दें तो मैं मान जाऊंगी। हमने तो, मेरे पास कई नेताओं के आंकड़े हैं, कई सांसदों के आंकड़े हैं जी, जो अपने कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय का आधी सैलरी खा जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही स्थिति है। तो ये हम नैतिक रूप से कहीं ना कहीं इतने कमजोर हो गए हैं कि शायद पैसा ही हमारे लिए सब कुछ हो गया है और संबंधों की मर्यादा हम भूल चुके हैं। किसी ज़माने में भाजपा में परिवारवाद की बात नहीं होती थी, लेकिन क्या आज ये छूता है? वाह, मुझे तो लग रहा है कि परिवारवाद को जितनी गालियां इन्होंने दी, बेकार की दी। आज तो वही तो है, कथनी और करनी में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। ये तो अंदर जाने के बाद पता चलता है, कहता कुछ है और करता कुछ है। तो हम लोग जैसे लोग जो है ना, जो भावुक हैं, हम लोगों को बहुत दुख होता था कि हम इस तरह के इससे जुड़ के हम काम कर रहे हैं और सही कहने जाइए तो आपको निशाने पे ले लिया जाता है। वहाँ सच सुनने के लिए कोई तैयार नहीं, पता नहीं क्या। अभी बिहार में एक नई पार्टी शुरू होने जा रही है, लेकिन क्या जो नए लोग आ रहे हैं जी, उनको देखकर नहीं लगता कि ये भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक वही पुराने बोतल में? हाँ मतलब बिल्कुल बिल्कुल, ज़्यादा चांस वही लगता है। डर तो है केजरीवाल का कहीं दूसरा रूप तो नहीं? नहीं, डर तो ये हो गया क्योंकि राजनीति है आज के डेट में सबसे निचले स्तर पे है। आप विश्वास नहीं कर सकते, नेता से लोग घृणा करते। आप किसी भी आम नागरिक से पूछिए, मतलब भले ही जो फोटो खिंचाने वाले हैं, ये जो युवा अगर कहिए कि चिराग के फैन हैं, वो पता नहीं किस तरह आकर्षण में, लेकिन आप जो एक समाज में आप किसी भी अच्छे आदमी से पूछिए, वो नेताओं से कट के रहना चाहता है, कहीं ना कहीं राजनीति से विरक्त रहता है। तो ये भी नुकसानदेह है, ये भी हमारे समाज के लिए नुकसानदेह है, नहीं चाहते हैं लोग। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जब अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो बुरे हावी होंगे ही। वही हो रहा है, तो वही अच्छे लोग तो हटते चले गए। बिल्कुल बिल्कुल, तो जितने भी दुष्ट टाइप के लोग हैं वो तो आएंगे ही। बिल्कुल बिल्कुल। उसका नज़ारा आपको विधानसभा में देखने को मिल रहा है। अभी हाँ, किस भाषा का प्रयोग हो रहा है। पहले था कि सुचिता में बाप रे किसी तरह के खराब वचनों का प्रयोग नहीं होता था, और आज माँ बहन की गालियाँ दी जा रही है। तो हम जैसा चुनते हैं वैसा ही पाते हैं। आपको याद होगा कि वाजपेयी जी की हार्ट की सर्जरी करवानी थी जी, उनके पास पैसे नहीं थे जी जी, और राजीव जी उस समय प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे जी, उन्होंने बैक डोर से जाकर बिल्कुल उन्हें डेलीगेशन में शामिल करके उनका इलाज करवाया, जी जी, जबकि वो विपक्षी पार्टी के थे।
हाँ हाँ बिल्कुल। और उस समय जीते हुए भी नहीं थे, उसके बावजूद उन्होंने इतना सम्मान किया था। तो क्या आज के नेताओं में वैसा गुण है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और सबसे दुख की बात यह है कि मतलब एक दूसरे को जिस तरह से ये गालियां देते हैं, तो सही पूछिए हैं तो सब उसी तरह के हैं, सब उसी तरह के, और अपना कॉलर सफ़ेद दिखाने के चक्कर में वो हर मर्यादा को भूल जाते हैं। नहीं, आज के दिन में बिहार की सत्ता में या विपक्ष में जो भी लोग हैं वो सारे के सारे जेपी आंदोलन की उपज। तो उस समय तो ये लोग सब साथ में ही मिलकर आंदोलन कर रहे थे। आज तो जेपी की आत्मा भी रो रही होगी जी, समाजवाद का जो उन्होंने सपना देखा होगा, और समाजवाद का ऐसा नंगा नाच और ये परिणति, शायद जेपी की आत्मा भी रो रही होगी। उन्होंने परिवारवाद के खिलाफ किया और आज बिल्कुल। उनके चेले परिवारवाद में घोर लिप्त हैं। बिल्कुल बिल्कुल, परिवारवाद, धन दौलत, जमीन, मतलब आप बेनामी संपत्ति। आप अगर मोदी जी से आग्रह करूंगी जरूर, अपने ईडी सीबीआई को अपने दल वाले लोगों पे भी थोड़ा सा लगाइए, ये रिक्वेस्ट तो हमेशा रहेगा। तो ये तो दूसरों पे लगाते हैं। हाँ, इसीलिए ना जब हमने जब ज़्यादा इनके खिलाफ कहना शुरू किया तो यहाँ तक कि मेरे ऊपर भी इन लोगों ने लगाया था। हाँ, हमारे ऊपर आज भी इनकम टैक्स ने 40 करोड़ का डिमांड कर रखा है। तो हम तो कई बार कहें कि भाई उसमें से 10% भी हमको दे दो। तो वही है ना, थोड़ा सा मोदी जी को पता नहीं बिहार सही ढंग से देखना चाहिए, और एक बार नेताओं की संपत्ति और ब्यूरोक्रेट्स की संपत्ति की जांच करा लेनी चाहिए। मैंने एक आंदोलन किया था, सेवा के बदले मेवा क्यों, जिसमें मैंने 2 करोड़ हस्ताक्षर राष्ट्रपति महोदय को सौंपा था जी। तो आप एनजीओ जब चला रही थी जी, आप कोई भी काम कर रही थी जी, तो क्या आपको उसमें उम्मीद रहता था कि हमको इतना पेंशन मिलेगा, इतना सैलरी मिलेगा, नहीं, बिल्कुल इतना नहीं, ये मिलेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जब समाज सेवा के लिए आप जा रहे हैं जी, तो समाज का भला कर रहे थे। जी बिल्कुल। लेकिन आज के नेताओं को एक बार जीतने के बाद उनकी पूरी पीढ़ियां सुधर जाती हैं। बिल्कुल पेंशन है और हर प्रकार की सुविधाएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप 5 जगह से जीतते हैं तो 5 बार का पेंशन है। हाँ, हाँ। तो ये कहाँ तक उचित है? ये तो बिल्कुल बंद होना चाहिए। ये तो हमारे पैसे का, जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, और हम लोग जो इनकम टैक्स ईमानदारी से देते हैं तो उसका इतना दुरुपयोग। या आप देखिए ना, रोज जो उनके चलने में, मतलब चलने में उनके साथ जो बॉडीगार्ड हैं या जो उन पर खर्च है, अब वो जोड़िए ना, उनकी सुरक्षा की इतनी चिंता है। जो चोरी भी कर रहा है और डकैती कर रहा है, और जो आम जनता है वो उसका लाश ले जाने के लिए भी आप एक गाड़ी तक उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। हम उस बिहार में रह रहे हैं, हम उस भारत में रह रहे हैं, तो दुख है। तो इसीलिए तो मैंने कहा कि पॉलिटिशियन कभी सोशल नहीं हो सकते हैं। हम लोग तो सोशल थे, पॉलिटिशियन तो गलती से बन गए। हाँ हाँ। तो इसलिए आपके साथ भी आपकी भी प्रताड़ना वहाँ बहुत हुई, बहुत ज़्यादा। और जबकि आप खुद लगभग एक तरह से आप उस परिवार से हैं जो कि संस्थापक रहे हैं इन लोगों बिल्कुल के। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन यहाँ जो राजनीति का स्तर है ना, हम लोग खुद को मिसफिट पाते हैं, बिल्कुल असहज जो कहा जाए। और जैसे नेता आए तो 10 लोग दौड़ के चले जाते पैर छूने, पता नहीं अंदर से नहीं आता, क्योंकि उसका चरित्र पता है मुझे कि वो आदमी क्या है। तो कैसे उसको प्रणाम करने में जाओ, केवल इसलिए कि आज वो पद पे है, और वो अपने अहंकार में भूला हुआ है कि आज उसका वो पद है, कल किसी और का रहेगा। लेकिन आज के नेता वैसे ही हैं। कभी नेता लोग जनता के बीच में होते थे। आप जैसे मोदी जी रोज कहते हैं कि नेहरू का ये किया हुआ है, वो किया हुआ है, तो नेहरू में कभी सुरक्षा पे उतनी खर्चे नहीं होते थे। यहाँ तक कि राजीव गांधी को तो मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। बिल्कुल। उनसे मिलने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन आज तो एक छोटा सा विधायक भी होता है तो उससे मिलने के लिए आपको सोचने पड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल,
सोचना पड़ता है। शायद एसी रूम से उन लोग निकलना नहीं पसंद करते हैं। जब आप अपने प्रतिनिधि से नहीं मिल सकते बिल्कुल, तो उन्हें क्या अधिकार है प्रतिनिधि बनने का? मैं रास्ते में कभी जाती हूँ तो अचानक से हूटर का आवाज़ सुनती हूँ तो चौंक के एक बार ज़रूर देखती हूँ कि भाई कौन है। हम तो रोज़ जाम में उलझते हैं। आम नागरिक जो मान लीजिए ऑफिस से निकला है, वो फिर भी 1 घंटा जाम में रह के वो घर पहुँचता है थका। और ये नेता और आजकल कुछ आयोग वाले, इन लोगों को देखा 2 सेकंड की देरी इनको बर्दाश्त नहीं होती है। इनका हूटर गाड़ी का बजने लगता है कि भाई इनको रास्ता दीजिए। तो आम नागरिक क्या कीड़े मकोड़े हैं कि सिर्फ मरने के लिए आए हैं? ये नहीं होगा। ये व्यवस्था तो बदलेगी जो भी हो। ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, बिल्कुल, उनमें क्या राष्ट्रभक्ति का अंश रहता है? क्या बोलूं मैं, राष्ट्रभक्ति की, खुद की भक्ति, परिवार की भक्ति, 7 पुस्तों की चिंता ज़्यादा रहती है। तो क्या यहाँ भी इजराइल के जैसा नहीं होना चाहिए कि कम से कम 5 साल आपको सेना में रहना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए ज़रूर। सेना में अगर आप 5 साल जाकर रहते हैं तो कम से कम आपके अंदर तो राष्ट्रभक्ति आएगी। बिल्कुल, ये मेरी इच्छा कभी होती है। जब युद्ध, जो अभी पाकिस्तान वाला तनाव हुआ था और नेताओं का जब भाषण सुन रही थी तो बड़ी इच्छा हुई थी। मतलब कुछ नेताओं को मैं भी चाह रही थी कि एक बार बॉर्डर पे तो भेज ही दीजिए, जरा देख ले। मैंने तो कई बार राष्ट्रपति जी से मांग किया है कि यहाँ भी पॉलिटिक्स के लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन, हाँ, और 5 साल कम से कम सेना में बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो ये लोग इतने दुष्ट हैं कि अगर इन्हें कोई अच्छा पैसा दे दे तो भारत को बेचने, हाँ, इनको देर नहीं लगेगी। हाँ। तो क्या इसी सोच के लिए, इसी काम के लिए सावरकर जी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह या राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोगों ने कुर्बानी दी। अफसोस होता है। सोने की चिड़िया का ये हाल देख के आज भी हम लोग एक्चुअल में जो अंग्रेज़ों के गुलाम रह गए ना, तो हमें तो गुलामी की आदत लग गई है। और ये जो पीढ़ियां हैं ना, इसको संभलने में भी और वक्त लगेगा। तो क्या लगता नहीं कि आने वाली पीढ़ियां और ज़्यादा बर्बाद हो जाएंगी? डर है। आज की पीढ़ियां उन चीज़ों को नहीं देखी है, उन समस्याओं को नहीं देखी है। आज वर्चुअल लाइफ में लोग ज़्यादा जी रहे हैं। हाँ, और मतलब रिश्ते कहीं ना कहीं खत्म हो रहे हैं। एक जो कहा जाए आभासी दुनिया में जो लोग ज़्यादा जीने लगे हैं, और वास्तविक दुनिया में संबंधों पे भी इसका बहुत असर पड़ा है और सब अपने में सिमट रहे हैं। तो इसके लिए तो शायद आगे क्या हो पता नहीं, हम लोग तो नहीं रहेंगे, लेकिन एक जो कहा जाए सोने की चिड़िया जो हमारा भारत था, उसकी जो परिकल्पना थी, उसको बर्बाद करने में हम लोग भी कहीं ना कहीं जिम्मेवार हैं। आप अपना राजनीतिक एक्सपीरियंस बताइए। इतने सालों का जो आपका सफ़र रहा, सोशल एक्टिविटी तो मैंने खुद से भी देखा था। जी। राजनीतिक सफ़र के बारे में बताइए, क्या रहा, कैसे रहा और कैसे? नहीं, मैं तो गई थी तो मुझे लगा था कि हाँ काम करने का मिलेगा। कब से आप इसमें? देखिए, जब यहाँ पटना में नवीन किशोर सिन्हा जिस समय चुनाव लड़ते थे, तो उस समय मैंने उनके लिए काम किया था, कि उनके लिए मैं काम करती थी और ये लगता था कि नहीं, सही में भाजपा कुछ परिवर्तन लाएगी। और लालू राज से हम लोग भी कहीं ना कहीं पीड़ित थे, दुखी थे, तो लगा था कि नहीं, ये आएगा तो कुछ तो बदलेगा। तो मैं उस तरह से उनके लिए काम करती थी। कमल खिलेगा। हाँ, टीचर में। और उसके बाद हुआ क्या कि मेरा काम, जब मैंने जगजीत सिंह वगैरह का कार्यक्रम किया, जो बिहार बदलाव यात्रा कहिए जो नीतीश कुमार की शुरू हुई, हमने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मैं महिला उद्यमियों के लिए मेला लगाती थी, गांधी मैदान से लेके मिलर स्कूल तक भी, कि महिलाएं सशक्त हों, अपने घर में सामान बनाती हैं, उनको प्लेटफॉर्म मिले, उस तरह से। फिर मैंने सोचा कि कल्चरल जो इवेंट बहुत सालों से बंद था, जो पहले दशहरे में होता था, तो मैंने जगजीत सिंह का नंबर लेके उनके पीए को फ़ोन किया। तो उन्होंने जब बात किया तो उन्होंने बोला नहीं, मैं बिहार नहीं आऊँगा। तो मुझे ये बात बहुत खली कि कैसे कोई बोल रहा है बिहार नहीं आऊँगा, तो बिहार का इमेज बनाना है।
मैं अकेले गई मुंबई ट्रेन से। मैंने जाके मुलाकात किया और उन्हें मनाया कि नहीं, ये कार्यक्रम एक बार आप कीजिए हमारे बिहार बदलने के लिए। वो आए और जाते समय उन्होंने कहा बदला बिहार, अच्छा लगा। लेकिन कुछ क्या बदला क्या नहीं, हमने तो अपने खून पसीने से बिहार सजाने का सोचा था। लेकिन दल में आके एक तो आपका मुंह बंद हो जाता है और आपको सजेशन देने की ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं सुनेगा। वहाँ सब श्रेष्ठ लोग बैठे हैं, आपका सलाह लेना पसंद नहीं करेंगे। और आप जब ज़्यादा ये दिखाइएगा कि नहीं कुछ करना है तो आपको हाशिए पे रख दिया जाएगा, क्योंकि अधिकतर लोग तो टिकट पाने आते हैं, पद पाने आते हैं, तो उनको आपके सोच से क्या लेना देना है। वो तो आपको भी उसी नज़र से देखते हैं कि अरे इसका भी कोई स्वार्थ होगा। तो यही तो बस हो गया। तो आज तो केवल भाजपा नहीं, संघ भी एक तरह से टिकट का चोर दरवाजा हो गया। हाँ 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 पाने का चोर हाँ दरवाजा हो हाँ गया। हाँ। और लोग जाते थे ना, और मैं सुशील मोदी के साथ मैंने बहुत साल काम किया। दधीची देहदान समिति, हम लोग का नेत्रदान अंगदान पे काम होता है। मैं बैठी रहती थी अपने दधीची की मीटिंग में, कई लोगों को देखती थी, जाते थे सुशील मोदी से लोग मिलते थे, फिर पता चलता था फलना यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, फल लगता था वो अच्छा, मतलब यहाँ से देखिए मिले ये, मतलब सबसे बड़े तो नेता उस समय बिहार में बीजेपी के वही माने जाते थे। मेरी इच्छा कभी नहीं हुई मैं जाके कहूँ कि मुझे भी टिकट चाहिए, या लगता था कि नहीं ये लोग तो मेरा काम देख रहे हैं ना, शायद इन लोग को लगेगा कि हाँ मैं अच्छा कहीं कुछ कर सकती हूँ तो चांस मिलेगा। और ऐसे तो मैं कर ही रही हूँ काम, जो भी ठीक है, मेरी छोटी ही क्षमता है, मैं उसके बल पे तो अपना काम कर रही थी। तो बस मुझे यही लगता था कि लोग देखेंगे और मुझे बोलेंगे कि नहीं आओ तुमको अवसर देते हैं। तो ये मुझे पता ही नहीं था कि इतना सेटिंग चलता है, उससे होता है। मुझे बहुत देर से पता चला कि आपको परिक्रमा करनी पड़ती है, आपको दौड़ना पड़ता है, सब नेताओं को गमछा उड़ाना पड़ता है, सबको बुके देना होता है और लगातार उनके संपर्क में रहना पड़ता है। और नहीं कुछ हो तो फिर बाकी तो फिर धन लाभ वाला जो एक सेक्टर है वो तो बहुत बड़ा सेक्टर है ही फ़ायदा देने के लिए। तो मतलब कमोवेश पार्टियां कोई भी हो, सब के सब का चाल चरित्र एक ही है, हमाम में सब नंगे। और इन लोगों को जनता से कोई लेना देना नहीं, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ये लोग बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। बहुत बहुत आभार आपका, आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू थैंक यू। आशा है कि दर्शक लाभान्वित होंगे और आपने देखा कि किस प्रकार से सोशल एक्टिविस्ट आज की राजनीतिक परिवेश में अपने को ठगा महसूस करता है। जिसने बिहार बदलाव की बात की और बदलाव का सोचा, आज वो हाशिए पे है। जिस दल को इन्होंने समझा था कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, आज वो दल इनको कहता है कि आप हमारे हैं कौन। ऐसा ही बिल्कुल। तो इस स्थितियों से जनता को चाहिए कि वो बचें। चुनाव का समय आ रहा है, जनता कम से कम नेताओं के चाल चरित्र को देखकर वोट दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय दिया। आभार।